हेलो स्टूडेंट्स, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पिलेन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों के बारे में। तो उसमें हमने मास प्रतिशत और वॉल्यूम आयतन प्रतिशत दो देखा था। मास प्रतिशत बराबर मास विलेय का मास बटे बिलियन का मास इंटू 100 और आयतन प्रतिशत बराबर था जो है इक्वल टू विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। और नेक्स्ट हमें देखना था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी द्वारा किस तरीके से बिलियन की सांद्रता ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी यानी कैपिटल एम, मोलैरिटी या मोलैरिता इसको कहते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू या मोलैरिता बराबर क्या होता है देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विलेय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलेयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चीज है। तो मोलैरिता इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिता बराबर क्या होता है, मोलैरिता या मोलैरिटी बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। तो इसको देखिए, मोलैरिता को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो फाइनली जो हमको फॉर्मूला मिलता है, और एक चीज और, विलेय के मोलों की संख्या यानी एन और वॉल्यूम यानी कि वी। क्लियर है। विलेय के मोलों की संख्या यानी कि हम इसको एन से, मोलों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। और विलेय के मोल है, इसका मतलब यदि हमारे बिलियन में दो कंपोनेंट है, बिलियन में दो घटक हैं, मान लीजिए ए और बी, ए को हमने विलेय मान लिया और बी को विलायक मान लिया, तो विलेय के मोलों की संख्या का मतलब एन ए। एन ए क्या कह रहा है, विलेय के मोलों की संख्या। यदि बी लिख देते तो विलायक के मोलों की संख्या हो जाती। तो ए दैट इज विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, तो इसलिए हमने वी लिख रखा है। वी ए या बी भी नहीं लिखा क्योंकि पूरे बिलियन की बात कर रहा, मतलब विलेय और विलायक दोनों की बात कर रहा है। क्लियर है। तो एन ए अपॉन वी। उसी तरीके से एन बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा मोलों की संख्या बराबर डब्ल्यू बटे एम। तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मतलब कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का मोलर भार, ये हो जाएगा। तो हम एन की जगह पर यानी एम इक्वल टू एन ए अपॉन वी, तो एन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। और जब यही लीटर की बजाय एमएल में हो जाए तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बिलियन का आयतन यानी कि वी यहाँ पर। तो फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, मोलैरिता या मोलैरिटी बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू वी। यहीं पर हम देख लेंगे कि डब्ल्यू ए क्या है, एम क्या है, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। एम दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिता। क्लियर। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए फॉर, ए का मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलेय को, बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे विलायक को। तो ए यानी कि विलेय यानी कि बिलियन का पहला कंपोनेंट। तो डब्ल्यू ए क्या हो गया, विलेय का भार ग्राम में। तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट। तो एम ए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विलेय का मोलर मास। क्लियर। तो डब्ल्यू ए हो गया विलेय का भार और एम ए हो गया विलेय का मोलर भार। क्लियर है। एम क्या हो गया, मोलैरिता। और वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेयन का आयतन। क्लियर है। तो ये हो गया मोलैरिता के लिए फॉर्मूला, मोलैरिटी के लिए। तो हमको इससे बेटर है कि हम इसको याद रखें, शॉर्टकट इसको हम याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, इसको याद रखेंगे फॉर्मूला। क्लास 12 पे भी आपको बिलियन चैप्टर में काम आने वाला है। ये पूरा का पूरा बिलियन की सांद्रता वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको फिर से बिलियन में रिपीट होगा। तो यहाँ पर एम मोलैरिता बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू वी, इतना याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मतलब दिमाग में आते कि मोलैरिता हमें निकालना है तो फॉर्मूला तुरंत आ जाना चाहिए कि एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू वी। डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या है, वी क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे कि हम यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मोलरता पे बेस्ड हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना भाई, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिता ज्ञात करनी है किस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by dissolving 4 gram in water to form 250 ml of the solution। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता ज्ञात करनी है। कब, जबकि 4 ग्राम जो है 4 ग्राम NaOH प्रिपेयर, जो कि NaOH जो है 4 ग्राम NaOH सॉल्यूशन में बनाया गया है वाटर में टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml वाटर में मिला करके बिलियन 250 ml बिलियन बनाया गया हो, तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करनी है। कुल मिला के हमको बस इतना समझना है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ, क्या फॉर्मूला लगना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी, इसका मतलब हमें मोलरता यानी कैपिटल M निकालना। पहले ही क्लियर हो गया कि हमें मोलरता निकालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। फिर कह रहा है 4 ग्राम, 4 ग्राम का मतलब कि WA, क्योंकि बिलियन है, बिलियन में NaOH विलेय है और वाटर जो है विलायक है। तो कहने का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला गया है। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम है तो वो विलेय है, सोल्यूट है, और जो पानी है, वाटर है, वो सॉल्वेंट है, विलायक है। तो इसका मतलब WA 4 ग्राम, ग्राम में दिया, इसका मतलब WA की मात्रा दी हुई है। WA बराबर कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। फिर कह रहा है कि 250 ml, 250 ml का मतलब मिलीलीटर यानी कि आयतन किसका, सॉल्यूशन का। तो V दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। क्लियर? अब फॉर्मूला आपको दिख रहा है M इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, यानी अगर M निकालना है तो हमको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। WA दिया है, V दिया हुआ है, MA। आप सोच रहे होंगे MA कैसे निकालें, MA तो मॉलिक्यूलर मास है, उसको तो हम खुद ही निकालेंगे। तो MA किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। देखिए भी कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने सबको आना चाहिए। तो MA हमको निकालना है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का MA निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, NaOH का। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो टोटल कितना हो गया, 40। क्लियर? तो ये हो गया MA बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। अब हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। M इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V। क्लियर? ये दोनों में कंफ्यूज ना होंगे। M जो है ये मोलरता है और MA क्या है, ये सोल्यूट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर भार है। तो M बराबर WA की जगह पर कितना था, 4, 1000 अपॉन MA की जगह पर 40, V की जगह पर 250। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मोलरता मिल जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से हमें मोलरिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता निकालने का। नेक्स्ट दैट इज पॉइंट नंबर 4। अगली विधि जो है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या कहते हैं, मोलैलिटी को कहते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है मोललता। देखिए मोलैरिटी, मोलरता, मोलैलिटी यानी मोललता। मोलैरिटी को मोलरता को कैपिटल M से, जबकि मोलैलिटी यानी मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्मॉल m यानी मोललता बराबर क्या होता है देखेंगे, तो मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी यानी मोललता बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सेम वही चीज कि विलेय के मोलों की संख्या बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
क्लियर। कह रहा है कि मोलैलिटी बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए मोलैलिटी यानी स्मॉल एम मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, Na। क्लियर है। कह रहा है भार, किसका भार भाई, सॉल्वेंट का भार यानी WB सॉल्वेंट, विलायक की बात कर रहा है। अगर विलेय का था तो हम WA ले लेते। यहाँ पे क्या कह रहा है, विलेय का भार, विलायक का भार यानी WB। तो स्मॉल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया, Na/WB। इस फॉर्मूले से थोड़ा सा इसको और हम मैनिपुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए स्मॉल m इज इक्वल टू, अब Na की जगह पर क्या ले सकते हैं, WA/MA। तो WA/MA और kg है, इसको ग्राम में तो 1000, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा WB। तो थोड़ा सा देखेंगे फॉर्मूले में चेंज है, मोलैलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। देखिए कैपिटल M बराबर W/1000/MA/B था, यहाँ पर W/1000/MA/WB है। थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो M क्या हो गया, दैट इज मोलैलिता, और WA क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का भार। MA क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, विलेय का अणु भार, और WB क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट का यानी कि विलायक का भार। तो ये आपका मोलैलिटी, और WA हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का भार, और MA हो गया आपका जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, विलेय का मोलर मास। तो WA/WB/M और स्मॉल m WA/WB/MA, आई थिंक सब क्लियर हो गया। तो ये हो गया मोलैलिटी। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉर्मेलिटी, या इसी को बोलते हैं नॉर्मलता। ये इसके द्वारा भी विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर या नॉर्मेलिटी बराबर विलेय का इक्विवेलेंट या विलेय के तुल्यांकों की संख्या। जैसे मोलरता बराबर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, उस तरीके से नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मतलब विलेय के तुल्यांकों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी विलयन का आयतन। तो कैपिटल N इज इक्वल टू, यानी यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है, ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी Na ले लीजिए या Ne ले लीजिए, विलेय के तुल्यांकों की संख्या है। तो फिलहाल हम उसको यहाँ ना दिखा के इसको पूरे फॉर्मूले को दिखाएंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, विलयन का आयतन है। क्लियर है। तो या फिर Na/V आप दिखा भी देते हैं, तो यहाँ पर Na इज इक्वल टू WA/MA नहीं होगा, बल्कि WA/MA कब होता, जबकि मोलैरिटी होती। जब मोलैरिता होता तो वहां पर मोलर मास चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता में यहाँ विलेय के मोलों की संख्या नहीं बल्कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बात कर रहा है। इसका मतलब विलेय का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा WA/E। तो WA क्या हो गया, ये हो गया विलेय का भार ग्राम में, और E क्या हो गया, E हो गया विलेय का तुल्यांकी भार। तो फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, N इज इक्वल टू WA इंटू 1000 ml के टर्म में E इंटू V। ये हो गया नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला। तो नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए N हो गया, N दैट इज नॉर्मलता, और WA क्या हो गया,
वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का भार ग्राम में। और ई क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का तुल्यांकी भार। और वी क्या हो गया, वी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब मोलर मास निकालने तो सबको आता है, क्योंकि मोलर मास निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है, जो भी कंपाउंड है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, हमें पता है उसका फॉर्मूला। उस पे जो भी एटम है उनका एटॉमिक मास रख करके उनको जोड़ते जाना है। यदि एक एटम की संख्या एक से ज्यादा है तो उसका भार उसको उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए उसको जोड़ते जाना है, हमें मोलर मास मिल जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने निकाला था तो NaOH फॉर्मूला था, सोडियम का भार रखा प्लस ऑक्सीजन का रखा प्लस हाइड्रोजन का रखा, जोड़ दिया, मोलर मास निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो तो कार्बन का एटॉमिक परमाणु भार रख दें, ऑक्सीजन के एक अणु का और ऑक्सीजन के एक एटम का भार इंटू 2 कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें भार निकल आता है, हमारा मोलर मास या मॉलिक्यूलर भार निकल जाएगा। लेकिन हमें यदि नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो तुल्यांकी भार निकालने आना चाहिए। मतलब कि नॉर्मेलिटी निकालना तो आसान है, लेकिन यहाँ मोलरता में क्या था, मॉलिक्यूलर मास हम बड़े आसानी से निकालते थे। तुल्यांकी भार भी बहुत आसानी से निकलेगा, लेकिन हम उसको निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर मास से अलग है। तो उसको हमको देखना है कि हम मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल ले रहे हैं, उसी तरीके से हम नॉर्मेलिटी अगर हमें निकालनी है, नॉर्मलता, तो तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा नॉर्मेलिटी में ही तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाए। तो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार की गणना। अब इक्विवेलेंट वेट्स अलग होगा, अगर एसिड है, अम्ल है तो उसका इक्विवेलेंट वेट अलग तरीके से, बेस है तो उसका अलग, सॉल्ट है तो उसका अलग तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा, 1 by 1 देखेंगे हम। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, फर्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट वेट में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मतलब अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार हमने मान लिया कैपिटल E, दैट इज तुल्यांकी भार। एसिड से हमने स्मॉल a ले लिया, हमने बना दिया इसका रिप्रेजेंट, इसको ऐसे दर्शा दिया। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार EA बराबर अम्ल का भार, मतलब वेट ऑफ जो भी अम्ल दिया हुआ है उसका भार, क्लियर, उसका मॉलिक्यूलर भार। तो कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ एसिड, क्लियर, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, या कह सकते हैं सिंपली हाइड्रोजन आयन की संख्या, या इसी हाइड्रोजन आयन की संख्या को कहते हैं बेसिसिटी, क्षारकता। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे हाइड्रोजन आयन की संख्या या विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या। सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है, अणु भार निकालना हो तो बड़े आसानी से सबका भार लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, निकल जाएगा। लेकिन यदि हमें तुल्यांकी भार निकालना हो तो क्या करना होगा, तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी पहले अणु भार निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में कह रहा है कि भाई अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे हाइड्रोजन आयन की संख्या। तो देखिए फॉर्मूला हम निकालते हैं। सबसे पहले हम अणु भार निकाल लें, क्योंकि अणु भार की जरूरत है, तो अणु भार निकालेंगे। देखिए एक अब H2SO4 का अणु भार जब हम निकालें, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 का 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 into 4
तो आपका कितना हो जाएगा 64। एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 ऑक्सीजन से 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 और 6 2 3 9, 98 हो गया इसका मोलर भार। क्लियर। अब हाइड्रोजन आयन इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन आयन है इसमें। हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, 2 है। रिप्लेस विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या है। इसका मतलब अब हम फॉर्मूले में रख के निकाल लें, तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार कितना हो गया 98 और विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या 2। क्लियर। निकाल लेंगे कितना जाएगा 49, यानी कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो गया 49, जबकि अणु भार कितना होता है 98। क्लियर है। इसी तरीके से जैसे हम कोई और एक एग्जांपल हमने लिया, दूसरा ले लेते जैसे HCl का हमें तुल्यांकी भार निकालना है। तो पहले अणु भार निकाल लेंगे। HCl का अणु भार कितना, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया दैट इज 36.5, ये उसका अणु भार हो गया। तो EA इज इक्वल टू 36.5, कितने हाइड्रोजन आयन है, 1 है। H+Cl माइनस 1 हाइड्रोजन आयन, जितने हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं आपको, तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना हो गया 36.5। तो कहने का मतलब HCl का अणु भार भी यही है और उसका तुल्यांकी भार भी यही होता है। तो इस तरीके से अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। अब हम क्षार की बात करें कि क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्षार का तुल्यांकी भार। तो क्षार के तुल्यांकी भार को EB से रिप्रेजेंट कर दिया, E से तुल्यांकी भार, B से बेस। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, देखिए क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस या मोलर मास ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, क्षार का अणु भार बटे OH माइनस आयन की संख्या, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, या इसी को कहते हैं एसिडिटी, अम्लता। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणु भार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। एग्जाम्पल जैसे NaOH है, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो पहले अणु भार निकाल लें। NaOH का तुल्यांकी भार कितना, अणु भार कितना आ जाएगा, देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 यानी 40 हो गया। अब EB निकालना है, EB बराबर 40 अम्ल का भार बटे, अब आपको OH माइनस कितने हैं 1 है, तो कितना हो गया 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार भी 40 है और अणु भार भी 40 है, दोनों ही 40 हो गए। जैसे हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसका पहले हम परमाणु भार निकाल लें। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 प्लस 2 जोड़ लेंगे। क्लियर है। उसके बाद कितने हाइड्रोक्सिल आयन है, 2 हैं, 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें तुल्यांकी भार निकल जाएगा। नेक्स्ट